माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझको बोलने का अवसर प्रदान किया है और मुझको बहुत खुशी है कि हमारे नेता सदन ने जिस संकल्प और जिस प्रस्ताव को यहाँ पर विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा उस पर एक बृहद चर्चा 24 घंटे की करने के लिए हमारे नेता सदन ने यहाँ पर प्रस्ताव रखा। माननीय, मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को भगवान की कितनी कृपा है ये मैं बता नहीं सकता कि वो कैसे कैसे शब्दों का चयन करते हैं। जब उन्होंने कोविड के दौरान आत्मनिर्भर शब्द ढूंढा तो पूरी दुनिया के जितने देश थे वो डिक्शनरी में ढूंढने लगे कि आत्मनिर्भर कहाँ है, उनको मिला नहीं और उनको सृजित करना पड़ा। तो मैं अभिनंदन करता हूं ऐसे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नए नए शब्दों का इजाद करके दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने विकसित भारत की बात कही। माननीय, मुझको गर्व है, हमारे नेता सदन भी यहाँ पर बोल रहे थे। उन्होंने सिद्धि से संकल्प तक की बात कही, उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कही, उन्होंने विकसित भारत की बात कही कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। माननीय, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलना चाहता हूं। आप कल्पना करिए कि जब दुनिया के देशों ने आंख नहीं खोला था तो भारत सोने का चिड़िया था, भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था। दुनिया में जब लोग विश्वविद्यालय नहीं जानते थे तब तक्षशिला नालंदा भारत के पास था। भारत हर तरीके से समृद्धशाली था और दुनिया के सभी देशों में अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो अभी हमारे नेता सदन बहुत सारे राज्यों के देशों के डेट ऑफ बर्थ बता रहे थे कब उनका उदय हुआ। लेकिन माननीय, इस विषय में अगर पूरी चर्चा करके देखेंगे तो आज दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक बताते हैं कि मैंने विभिन्न प्रकार की खोजें की, लेकिन अगर किसी से पूछिए कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है तो दुनिया के सभी देश ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की चर्चा करेंगे। माननीय, अगर जीरो की खोज के बारे में चर्चा करें तो भारत का नाम लेंगे, अंक की खोज की चर्चा करें तो भारत का नाम लेंगे। माननीय, मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता, लेकिन जब भारत सोने का चिड़िया था, जब भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था, तो उस समय त्रेता और द्वापर की अगर बात कही जाए तो मान्यवर मेरा उत्तर प्रदेश, जहां भगवान श्री राम की जन्मस्थली और जहां भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, यहीं से पूरी दुनिया को संदेश जा रहा था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं तो मान्यवर लोग त्रेता की बात करते हैं और इस आधार पर चर्चा करते हुए मान्यवर मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत एक संक्षेप में छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। पूरा धरती जो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। मान्य, इस 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में से भारत के पास केवल 32,57,263 वर्ग किलोमीटर जमीन है। मान्यवर, अगर पूरे देश के देखा जाए तो अमेरिका से हम तुलना करते हैं, चाइना से तुलना करते हैं। मान्यवर, अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो 98 लाख वर्ग किलोमीटर है, चाइना का क्षेत्रफल 95 लाख वर्ग किलोमीटर है, ऑस्ट्रेलिया जैसा छोटा देश 77 लाख वर्ग किलोमीटर है और रशिया जैसा देश जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है 1 करोड़ 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। मान्यवर, उसमें से केवल 2.4% जमीन हमारे पास है और मान्यवर हमारी पॉपुलेशन 17% दुनिया की भारत की पॉपुलेशन है, 15% जानवर भारत में है और 20% बीमारी है। और उसके बीच में से धन्य है नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने चौथे नंबर की हमारी आर्थिक व्यवस्था पहुंचा दिया और तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले। मान्यवर, जब चर्चा चलती है तो हम चर्चा किससे करते हैं, मुकाबला किससे करते हैं? विकसित देशों से। और भारत आज से पहले 2014 से पहले अल्प विकासशील देशों में चर्चा होती थी, अल्प विकासशील में भी चर्चा नहीं थी। देखते देखते भारत की तस्वीर कैसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने बदला और जिसको हम अल्प विकासशील कहते थे वो उन्होंने विकासशील से भी आगे बढ़ा करके अब विकसित भारत की ओर आगे बढ़ा दिया। माननीय, केवल कहने के लिए नहीं है, विकासशील और विकसित दोनों की अपनी परिभाषा है। हम विकासशील देश किसको कहते हैं और हम विकसित देश किसको कहते हैं? तो विकसित देश में सबसे पहली क्राइटेरिया जो है मान्यवर, उसका आर्थिक दृष्टि से आपकी समृद्धशालीता क्या है। अब दुनिया के अंदर अगर हम जापान की चर्चा करें, जापान से हमारी अभी हम अगर 4.2 ट्रिलियन पर हम पहुंच गए हैं और थोड़े दिन में
हम जापान को भी पीछे करने वाले हैं, यानी तीसरे नंबर की हम अर्थव्यवस्था बनेंगे। पहले नंबर पर अमेरिका 29 ट्रिलियन डॉलर के साथ है और दूसरे नंबर पर चाइना 18.53 ट्रिलियन डॉलर के साथ खड़ा है। चाइना और अमेरिका के बाद भारत खड़ा होगा। 193 देशों में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा होगा। मान्यवर में आपको याद होगा 2014 से पहले भारत के अंदर लोग लाख में, करोड़ में बात करते थे, हजार, लाख, करोड़ में बात करते थे। अब भारत लाख, हजार, करोड़ में नहीं बात करता है। अब भारत मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में बात करता है। कितना बड़ा परिवर्तन आया है मान्यवर कि अब हम ट्रिलियन में बातचीत कर रहे हैं। और ये पूरे अगर उदाहरण उठा करके आप देखेंगे तो शिक्षा की दर कितनी तेजी के साथ बढ़ी है। हमारे बहुत अनुभवी लोग हैं, सब जानते हैं, गूगल पर सर्च करेंगे तो मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि विकसित देशों की कैटेगरी में आने के लिए आपको 100% शिक्षित होना पड़ेगा। अगर आप 100% शिक्षित हैं तभी आप विकसित देश के कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने 100% शिक्षा की दर को लाने के लिए कितना बड़ा प्रयास किया है। अभी अभी नई शिक्षा नीति आई है। मानव देखिए 2014 में हम लोग 74% पर थे, आज हम 81% पर शिक्षा की दर हमारी भारत में पहुंच गई है। परिवर्तन कितनी तेजी के साथ आ रहा। दूसरा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब सबको पक्का मकान होना चाहिए, सबके पास घर होना चाहिए, यानी कोई गरीब दिखना नहीं चाहिए। इसके लिए मोदी जी ने क्या कहा, ये विकसित भारत की परिभाषा है मानव। उसके लिए मोदी जी ने भारत के अंदर 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया और अभी 3 करोड़ लोगों को और पक्का मकान देने के लिए संख्या। उन्होंने कहा अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास घर नहीं होगा, अपनी छत नहीं होगी। माने और उसके बाद तीसरी बात उन्होंने कही है, विकसित भारत में जो विकसित देश है उन्होंने जो संकल्प लिया है, बताया है, उसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात है सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए मानव, स्वास्थ्य की व्यवस्था के दृष्टि से वे कितना सुंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने आयुष्मान भारत और जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं 100% उनको आच्छादित करने का काम किया। मान्यवर इन परिभाषाओं को देखे। तीसरा उन्होंने चौथी बात कही, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। मान्यवर ये बहुत बड़ी बात है। अब लोग सोचेंगे तो कहेंगे, विचार करेंगे, लेकिन 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी उपलब्ध करा रहे हैं। मान्यवर राशन ही नहीं उपलब्ध करा रहे, कृषि और किसान के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। अभी यहां पर ये बातचीत कर रहे थे, सिंचाई के मामले में मान्यवर 1972-71 में जो परियोजनाएं सैंक्शन हुई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिसका शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था, परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाई। नरेंद्र भाई मोदी आए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भारत के जितनी परियोजनाएं अभी पड़ी हुई हैं उनको सबको पूरा करेंगे। मान्यवर केवल उत्तर प्रदेश के मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 1971 और 72 में सरयू नहर परियोजना का 78 करोड़ रुपए में उसका भूमि पूजन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था और उसको पूरा करने का समय उन्होंने टारगेट फिक्स किया था 1985। मान्यवर 1985 से चलते चलते हम लोग 2022 में आ गए। योगी जी की सरकार बनी, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संकल्प लिया। मान्यवर मुझको बताते हुए खुशी हो रही, 10 जिलों की परियोजना, 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन, 32 लाख किसान, 6,500 किलोमीटर नहर का निर्माण, 5 नदियों को जोड़ना और 10 जिलों को आच्छादित करने वाली परियोजना पूरा करके मान्यवर केवल उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री और योगी जी के कारण से हुआ। मान्यवर एक से बढ़कर के योजनाओं का आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में विकसित भारत की ओर हम कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे। मान्यवर अगर इसी आधार पर विचार करें तो अब हम केवल जमीन की बात नहीं करते हैं, अब हम आसमान की बात करते हैं। मान्यवर एक साथ 104 उपग्रह छोड़ना। मान्यवर अभी तो हमारे लोग कह रहे थे, आदरणीय नेता समन कह रहे थे हर घर पे तिरंगा लहराना है, लेकिन मान्यवर आपको पता है मोदी जी ने घर घर पे तिरंगा तो लहरा ही रहे हैं और चांद पे भी उन्होंने तिरंगा लहरा दिया, उन्होंने चांद पर भी तिरंगा पहुंचा दिया। और यहां तो हम शिव शक्ति का पूजा कर रहे हैं, सावन के महीने में जल चढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन अधिष्ठाता महोदय शिव शक्ति का स्थान चांद पर भी मोदी जी ने आरक्षित कर दिया, वहां पर भी शिव शक्ति का स्थान बन गया। कल्पना के परे है मान्यवर, इसलिए मैंने उन बड़े देशों का उदाहरण दिया। मैं ज्यादा समय अगर वहां लेके जाऊंगा मान्यवर तो लगेगा कि हम भारत की चर्चा करें। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ आना चाहता हूं। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो मान्यवर आप कल्पना करके देखिए, अभी यहां पर चर्चा चल रही, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जमीन उत्तर प्रदेश के पास है
और भारत का चौथे नंबर का जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। और पॉपुलेशन के आधार पर आप कल्पना करिए मान्यवर, हम 17 से 18% है। और उसके बावजूद भी मान्यवर घनत्व के आधार पर इस पर विचार करते हुए 1,88,000 वर्ग किलोमीटर में हम लोग जो खेती करते हैं मान्यवर, उस खेती के आधार पर विचार करके देखेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हम लोग जब विचार करते हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए भी मैं ये बात कह सकता हूं कि अब हम लाख और करोड़ नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे उत्तर प्रदेश की बनेगी और उसमें हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब जब हम विजन की चर्चा करते हैं कि 2047 का उत्तर प्रदेश कैसा होगा, मान्यवर आप कल्पना करके देखिए। अभी ये लोग बातचीत कर रहे थे, मैंने एक लाइन हमारे ध्यान में आई कि हम उस लाइन को ध्यान में कर रहे थे कि अब हम दंगा राज्य के रूप में नहीं, मैं राम राज्य के रूप में इसकी चर्चा करते हैं। मान्यवर हम गुंडा राज के रूप में नहीं, जंगल राज के रूप में नहीं, कानून के राज्य के रूप में आज हमारे उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है मान्यवर। और इसी तरीके से हम लोग बीमारू राज्य के नहीं, विकसित राज्य की चर्चा करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। अब हम बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को भारत नहीं देखता है। भारत अब पूरे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ता हुआ, बदलता हुआ और विकसित प्रदेश बनता हुआ उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ा। मान्यवर आप कल्पना करिए 16 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन गए, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, एशिया का सबसे बड़ा जेएल इंटरनेशनल एयरपोर्ट मान्यवर, हिंडन का एयरपोर्ट हमारा चालू हो गया मान्यवर। देखते देखते कैसी स्थितियां बन रही हैं। रोड कनेक्टिविटी के मामले में मान्यवर अब लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे प्रदेश बन गया है। आप देखिए पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, गाजियाबाद से गाजीपुर और बांदा से बहराइच, पूरा उत्तर प्रदेश किस तरीके से रोडों का जाल बिछ गया है। मानिए जब इसकी कल्पना हम लोग करते हैं तब हमको पता चलता है कि वास्तव में हम लोग रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और आज की तारीख में वाराणसी से लेकर हल्दिया तक जल की कनेक्टिविटी भी उत्तर प्रदेश ने स्थापित किया। मेट्रो कनेक्टिविटी में मान्यवर हम 6 अपने शहरों में विस्तृत रूप से मेट्रो कनेक्टिविटी भी दे रहे हैं। हर तरीके की कनेक्टिविटी में, इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी हम पूरे भारत में नंबर 1 के स्थान पर हैं। अगर माने विचार किया जाए तो हम जानते हैं इस बात को कि आज दुनिया में इस बात की चर्चा चल रही है कि पानी को लेकर के क्या होगा। माननीय पानी के प्रबंधन की दृष्टि से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि विदेश में जब समिट हुई तो उसमें जाकर के उन्होंने विस्तार से पर्यावरण के बारे में, जलवायु के बारे में और जल के बारे में उन्होंने चर्चा किया। माननीय मैं जब आजादी मिली देश को और पहली जनगणना हुई तो भारत की आबादी जो थी वो 35 करोड़ थी। उस समय माननीय प्रति व्यक्ति पानी जो भारत में था वो 5177 घन मीटर था। आज माननीय हमारा पानी घट करके 1544 घन मीटर हो गया। देखते देखते पानी घटता जा रहा है, लेकिन उसका प्रबंधन कैसे होगा? तो उत्तर प्रदेश ने कितना व्यवस्थित प्रबंधन किया। नदियों के प्रबंधन के बारे में, पानी के प्रबंधन के बारे में 158 ब्लॉक हमारे डार्क जोन में चले गए थे मानवर। उन डार्क जोन से उनको निकाल करके बाहर किया गया। जब हम विकसित भारत और विकसित दुनिया की बातचीत करते हैं तो उसमें एक व्यवस्था ये भी है कि शुद्ध पीने का पानी लोगों को मिलना चाहिए। और शुद्ध पीने के पानी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 25 दिसंबर अटल जी के जन्म दिवस पर 2019 में उन्होंने जल जीवन मिशन को लॉन्च किया। और उन्होंने जल जीवन मिशन ही नहीं, जल संबंधन और जल संचयन के लिए भी बात कही। और इसलिए उन्होंने कृषि के क्षेत्र में उन्होंने कहा 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। उन्होंने स्प्रिंकलर सिंचाई की व्यवस्था के लिए बात किया। उन्होंने कहा कम से कम पानी से हम अधिक से अधिक उपज को कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा किया। कृषि के क्षेत्र में समुचित कृषि का, लाभकारी कृषि कैसे बने, इसके बारे में चर्चा किया। उन्होंने कहा था माननीय, और उस बात को लेकर के आज उत्तर प्रदेश गौरवान्वित है। जब हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का अयोध्या का मंदिर भव्य बन करके तैयार हुआ, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन करके तैयार हुआ। सब लोग चर्चा करते हैं भगवान बुद्ध की, महावीर स्वामी की चर्चा करते हैं लोग, लेकिन राम सर्किट और कृष्ण सर्किट के साथ बौद्ध सर्किट और जैन सर्किट भी बनाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। माननीय आप जितने भी मंदिर है 7,500 मंदिरों में काम चल रहा है। और उन 7,500 भारत के जो मंदिर है उसमें से हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े स्थानों पर उसका सुंदरीकरण कार्य चल रहा है। मथुरा के विकास की भी चर्चा चल रही। तो हम पर्यटन के दृष्टि से भी हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर पहुंच रहा। स्वास्थ्य के दृष्टि से हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है।
विकास की एक आंधी चल रही। माननीय अभी ये चर्चा कर रहे थे, मैं कुछ बातें जरूर आंकड़े की दृष्टि से यहाँ पर रखना चाहता हूँ, और आंकड़े बहुत सटीक है माननीय, इनको भी पता चलेंगे। माननीय लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा बहुत चलती थी। आपको याद होगा माननीय कि जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चर्चा नहीं करना है लेकिन मैं केवल जानकारी के लिए, उस समय लोग कहते कि रसिया और इराक से भी बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की, ऐसी चर्चा उस समय हुई थी। और ये बात हम लोग नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था। और आज संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है, कोविड का बेहतर मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में जब हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा बेहतर प्रबंधन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सराहना की। दुनिया के देशों ने कहा कि इतना बेहतर प्रबंधन और कहीं नहीं हो सकता। माननीय, इसलिए कानून के राज्य का एक जीता जागता उदाहरण है। माननीय 2019 का कुंभ आपने देखा था, और उस कुंभ की स्थिति क्या थी, 24 करोड़ लोग आए थे, 72 देशों से लोग आए थे। और माननीय पहली बार ये स्थिति हुई, लोग ने आचमन किया, जलपान किया, स्नान किया और सुरक्षित अपने वापस घर लौट करके गए। और 2024 का कुंभ आया माननीय, 2024 के कुंभ में 66 करोड़ 50,000 लोग आए, और 66 करोड़ लोग आकर के स्नान करके, जलपान करके और शुद्ध अपने अपने घर वापस लौट के गए। माननीय 66 करोड़ लोग किसी देश और प्रदेश में, एक शहर में आ जाएं, और कानून व्यवस्था कैसी माननीय, एक उदाहरण आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगा कि किसी बहन बेटी के साथ या आए हुए किसी तीर्थयात्री के साथ कहीं पर किसी प्रकार का कोई अवरोध हुआ। इससे बड़ा जीता जागता दूसरा कोई उदाहरण और प्रबंधन की बेहतर मशीनरी का काम कहीं नहीं मिल सकता। माननीय, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में सबको दिखाई पड़े। अब विजन डॉक्यूमेंट के तहत जब ये बात चर्चा चल रही है कि हम लोग चर्चा करेंगे, एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो माननीय उसमें संकल्प से सिद्धि तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बातें कही थी। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि स्वच्छ भारत बनाएंगे। उन्होंने कहा था हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं गरीबी मुक्त भारत बनाएंगे। उन्होंने कहा था हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। उन्होंने कहा था हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं आतंकवाद मुक्त भारत बनाएंगे। उन्होंने कहा था हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं संप्रदाय मुक्त भारत बनाएंगे। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं जातिवाद मुक्त भारत बनाएंगे। और माननीय, उसका अक्षरशः पालन करने वाला कोई राज्य है तो हमारा उत्तर प्रदेश है माननीय, जिसमें बेहतर तरीके से काम करते हुए हम चीजों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। माननीय, जब चर्चा लोग करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि अभी हमारे नेता सदन कह रहे थे ब्रह्मोस ने कमाल किया ऑपरेशन सिंदूर में। माननीय, झांसी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बना है उसमें झांसी में गोला बन रहा है, लखनऊ में ब्रह्मोस बन रहा है और अमेठी में राइफल बन रही है। अब हमारा उत्तर प्रदेश भारत की सुरक्षा के दृष्टि से हथियारों में भी आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान प्रदान कर रहा है। और इसलिए माननीय, उन सब चीजों को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमको ध्यान में आता है माननीय कि वास्तव में आप देखे होंगे माननीय, आजादी मिली हमको, स्वदेश मिला लेकिन स्वदेशी नहीं मिला, स्वराज मिला लेकिन सुराज नहीं मिला, शासन मिला लेकिन सुशासन नहीं मिला, स्वतंत्रता मिली लेकिन स्वावलंबन नहीं मिला। और उसका अगर जीता जागता नमूना कहीं देखने को मिल रहा है तो अब जाकर के नरेंद्र भाई मोदी के भारत में और योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में हम देख पा रहे हैं कि हमको सुशासन भी है, स्वराज भी है, स्वावलंबन भी है और स्वदेशी भी है। और इसलिए योगी जी ने अभी काकोरी में गए थे उस दिन, और काकोरी में जब शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे माननीय, तब उन्होंने एक बात कही थी, जिएंगे तो स्वदेशी के लिए और मरेंगे तो भारत माता के लिए। और मित्रों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोग लोकल फॉर वोकल आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और इसीलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से रोजगार का सृजन भी हो रहा है और पूरा दुनिया, भारत के जितने अन्य राज्य हैं उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। और इसलिए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए अभी रोजगार की चर्चा कर रहे हैं। 2015 में माननीय, यहीं पर उत्तर प्रदेश में 2016 में 6.2% बेरोजगारी की दर थी, आज 3.1% बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश में है। और माननीय, घट करके 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है माननीय, और 45 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टर आए थे, यहाँ प्रस्ताव बने थे, उसमें से जब ग्राउंड सेरेमनी हुई माननीय, 60 लाख लोगों को यहाँ पर नौकरी उसके माध्यम से मिली है। और दिन प्रतिदिन बेरोजगारी का दर माननीय यहाँ पर घट रहा है। माननीय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश देश में कई चीजों में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचा है और हर स्कीम में उत्तर प्रदेश हमारा नंबर 1 के स्थान पर है। पानी के मामले में हो,
आवास बनाने के मामले में हो, स्वच्छता के मामले में हो, किसानों के मामले में हो या गैस सप्लाई के मामले में हो, सभी क्षेत्रों में माननीय नंबर 1 के स्थान पर है। अब माननीय मैं कुछ आंकड़े आपके सामने उत्तर प्रदेश के थोड़े से आंकड़े रखना चाहता हूं। माननीय बजट, उत्तर प्रदेश का बजट आप अगर देखिए तो 2015 और 16 में 3 लाख करोड़ का था माननीय, आज 8,08,736 करोड़ का बजट हो गया है। माननीय कितने अच्छे ढंग से बिना टैक्स लगाए, बिना कोई कर लगाए, कितनी तेजी से हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ रही है। माननीय आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 2015 और 16 में यहां पर 13 लाख करोड़ की इकोनॉमी, जीडीपी जिसको हम कहते हैं, यस जीडीपी जिसको हम कहते हैं, वो थी। आज कितनी हो गई माननीय? 29 लाख करोड़। माननीय 13 लाख से बढ़कर के हम 29 लाख पर पहुंचे हैं और 3 लाख से बढ़कर के 8,08,000 तक हम लोग पहुंचे। माननीय बजट का आकार भी बढ़ा है और हमारी जीडीपी भी बढ़ी है। हम विकास में भी नंबर 1 पर हैं। हम चतुर्दिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनाए, एम्स भी बना रहे हैं, सारे एक्सप्रेस वे भी बना रहे हैं। सब कुछ बनाते हुए उसके बावजूद भी 29 लाख करोड़ की यह जीडीपी अगर कहीं की है तो हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय। और हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें पायदान पर थे माननीय, दूसरे पायदान पर आज की तारीख में खड़े माननीय। देखते देखते उत्तर प्रदेश कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा। औद्योगिक विकास दर में माननीय हम लोग इस समय तेजी के साथ बढ़ रहे, 12% पर पहुंच गए। कृषि विकास दर में 8.6% थे, इस समय 17.7% पर हमारा उत्तर प्रदेश है माननीय। 15 और 16 में 8.6% था। बेरोजगारी दर मैंने माननीय आपको बताया है। प्रति व्यक्ति आय में 54,564 पे थे माननीय, इस समय 1,08,572 पर पहुंच गए माननीय। अभी अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक दिन बता रहे थे कि भारत जब आजाद हुआ था तो हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय थी उससे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन देखते देखते इतनी गिरावट आई कि हमारी प्रति व्यक्ति आय घट गई। लेकिन माननीय फिर से हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 1,08,000 हमारी प्रति व्यक्ति आय पहुंची है। अभी भारत की प्रति व्यक्ति आय भी माननीय बहुत तेजी से आगे बढ़ी है माननीय। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बनने के पहले 74,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय भारत की थी। आज भारत की आय माननीय 2,86,000 हो गई है माननीय। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए माननीय, जो हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है माननीय। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 77,425 किलोमीटर सड़क बनी है माननीय। राष्ट्रीय राजमार्ग में भी हम लोग 12,292 किलोमीटर और राज्य की सड़कें भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी माननीय। नगर पालिकाओं की संख्या 200 हो गई माननीय। नगर निगम भी 17 हो गए 16 से। एयरपोर्ट मैंने बताया 16 और 5 हो गए माननीय। पंचायत घर मेडिकल कॉलेज सभी जगहों पर 80 मेडिकल कॉलेज बन रहे माननीय। इंटरमीडिएट कॉलेज 29,216 हो गए माननीय। इंजीनियरिंग कॉलेज 2 गुने हो गए। इन्वेस्टर समिति मैंने 45 लाख करोड़ आपको बताया माननीय। मेट्रो में 1 शहर से 6 शहर में हम पहुंच गए। वाराणसी हल्दिया मैंने बताया। रैपिड ट्रेन मैंने आपको बताया, रैपिड ट्रेन के बारे में। किसान सम्मान निधि 246वां माननीय। इस तरीके से अगर आप देखेंगे माननीय तो पूरा उत्तर प्रदेश आपको पता चलेगा कि विकास में तेजी के साथ आगे बढ़ा माननीय। मैं एक मोदी जी के पंच प्रण की बात करना चाहता हूं। मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण भारत को दिलाया। उस पंच प्रण में उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही और इस विजन डॉक्यूमेंट पे बिना उस पंच प्रण के ये विजन कभी बन नहीं सकता। उन पंच प्रण की बहुत आवश्यकता है जो इनके पास नहीं है माननीय। जो अभी ये बात कर रहे हैं, इनको अपने पर गर्व नहीं है, अपने पर गौरव नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा विरासत से विकास की ओर यात्रा करेंगे, विरासत पर गर्व करेंगे और विकास की यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने विकसित भारत की जब संकल्पना की माननीय तो उसमें उन्होंने विरासत से विकास की बात कही। और जब विरासत से विकास की बात कही तो उन्होंने गुलामी की सोच को हटाने के लिए कहा। और गुलामी की सोच को हटाने का सबसे पहली बात उन्होंने कही, अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून को उन्होंने बदला और 1600 कानूनों को उन्होंने समाप्त कर दिया माननीय। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सबके लिए उपलब्धि है माननीय। और इस तरीके से उन्होंने जो आईपीसी थी और सीआरपीसी थी उसका भी नाम बदल दिया माननीय। 1998 के दंड प्रक्रिया संहिता और 1860 का आईपीसी और 1898 का सीआरपीसी और 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को उन्होंने लागू किया। ये हमारे सबके लिए
गर्व और गौरव का विषय है कि अब हम अंग्रेजों के कानून से नहीं, हम भारत के कानून से अपने देश में रहते हैं माननीय। और इसलिए उन्होंने एक बड़ी बात कही माननीय। और इसी तरीके से इंडिया गेट जो कैनोपी में जहां जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, उसको हटा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति उन्होंने लगवा दिया माननीय। ऐतिहासिक राजपथ जो जिसका नाम राजपथ था माननीय, राजपथ क्यों रखा गया था? किंग्सवे जो राजा के पद पर वो आए थे, ब्रिटेन के पंचम राजा, उनके नाम पर उसको रखा गया था। उसको बदल करके उन्होंने कर्तव्य पथ मार्ग का नाम बदल दिया माननीय। ये हमारे सबके लिए बड़ी उपलब्धि है माननीय कि उन्होंने कहा नेवी पर जो चित्र था माननीय, जो झंडा लगता था, नेवी के झंडे के लाल रंग के सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया और छत्रपति महाराज जी का झंडा उस पर लगा दिया माननीय। रेस क्रॉस रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग रख दिया माननीय। साथ ही प्रधानमंत्री आवास जो 7 रेस कोर्स था, उसका नाम बदल करके 7 लोक कल्याण मार्ग और 7 रेस कोर्स को अंग्रेजों का नाम हटा दिया माननीय। इसी तरीके से 2017 में सरकार ने 92 साल पुरानी परंपरा तोड़ते हुए रेल बजट को, जो रेल बजट था माननीय, उसको वहां से हटा करके उन्होंने रेल बजट की तारीख को भी बदल दिया। मीटिंग जो होती थी माननीय, आप जानते हैं, उसको भी चर्चित क्रिश्चियन प्रेयर गीत जो था अबाइड विद मी को इस साल हटा दिया गया। उसकी जगह पे कवि प्रदीप के मशहूर गीत ए मेरे वतन के लोगों, उसको उन्होंने अडॉप्ट कर दिया माननीय। ये है हमारी विरासत, उस पर उन्होंने गर्व किया माननीय। इसीलिए उन्होंने जब अमृत महोत्सव की बात कही थी, उन्होंने अपने देश के शहीदों को याद करने की बात कही थी, उन्होंने चौरी चौरा का याद किया, उन्होंने चंद्रशेखर की जन्मस्थली को और चंद्रशेखर के शहीद स्थली को याद किया, उन्होंने काकोरी कांड के उस स्थान को याद किया माननीय। और उन शहीदों को उन्होंने पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि भूमि की अर्चना में जो मगन हो गए, अपने लिए जो शहीद हो गए, उनको सबको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया माननीय। और इस तरीके से एकजुटता का उन्होंने संकल्प दिया माननीय। और एकजुटता के लिए कहा कि अगर विकसित भारत बनाना है तो भारत को एकजुट होना पड़ेगा। ये उनका तीसरा प्रण था माननीय। और तीसरे प्रण के लिए भी उन्होंने अभूतपूर्व उपलब्धियों को, सरकार के 11 वर्ष के भेदभाव को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर लेकर के उन्होंने चले माननीय। और उसी पर उन्होंने रन फॉर यूनिटी, एकता की दौड़ कराई, तिरंगा यात्रा निकाला, सरदार पटेल की मूर्ति जो पूरे देश में लौ एकत्रित किए गए, मिट्टी एकत्रित किए गए, प्लेटफॉर्म जिनका 58 मीटर, प्रतिमा 182 मीटर, 597 फुट, प्लेटफॉर्म सहित 240 मीटर, 790 फुट, दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा बना करके उन्होंने इतिहास बनाया माननीय। और इसी तरीके से उनके पंच के माध्यम से लेकर के हम लोग अपनी, मैं संकेत करने का साहस नहीं कर पा रहा हूं माननीय। मैं आपकी बात को समझ सकता हूं, मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन माननीय मैं छोटी छोटी 2-3 बातें कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा। मैंने 3 उदाहरण यहाँ के दिए। 1940 1940 करोड़ का निर्यात था माननीय, अब 23,622 करोड़ का निर्यात हो गया है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन में माननीय 1,27,04,34 करोड़ रुपए का निर्यात हो रहा है माननीय, 5,000 से अधिक। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे माननीय, हर क्षेत्र में क्रांति हो रही है। शिक्षा के दर का बात मैंने कही है, जीडीपी की बात मैंने बताई, प्रति व्यक्ति आय, कृषि दर, इन सब क्षेत्रों में बढ़ता हुआ भारत और बदलता हुआ भारत है माननीय। आपने बोलने का अवसर मुझको दिया है, मैं 2-3-4 बातें और कहना चाहता था, लेकिन समय कम है, इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन जरूर करूंगा, मेरा उत्तर प्रदेश जब 2047 का उत्तर प्रदेश होगा, जब भारत हमारा विकसित भारत बनेगा, मोदी जी के सपनों का भारत और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश तैयार होगा। संकल्प जो हम सब लोग करके चल रहे हैं माननीय, उसमें चाहे कृषि होगी, बेरोजगारी का दर होगा, चाहे बेरोजगार नौजवान होगा, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, चाहे हमारे किसान होंगे या किसान और कृषि दोनों चीजों की हर तरीके की व्यवस्था उसमें संपादित होगी माननीय। इसलिए जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हम सबों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो जीता है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमां जीतना अभी बाकी है। और इसलिए अभी तो हमको विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाना अभी बाकी है। आपका बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी।